आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। अब कार्ड धारक पाएंगे नमक, चना व रिफाइंड तेल। कोटे की दुकानों से अब गेहूं चावल के साथ पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्ड धारकों को आयोडाइज्ड नमक, चना दाल के साथ रिफाइंड ऑयल का भी निःशुल्क वितरण किया जाएगा। शासन के निर्देश पर कोटे की दुकानों से इसके लिए वितरण की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त सौरभ बाबू के आए पत्र में प्रथम चक्र में 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक वितरण का निर्देश दिया गया है। अंत्योदय कार्ड धारकों को 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन के साथ 1 किलो आयोडाइज्ड नमक, 1 किलो चना व 1 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का वितरण होगा। शासन के पत्र के बाद जिला प्रशासन की ओर से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुरियावा थाना क्षेत्र के खानापुर मऊ रामशाला गांव में शुक्रवार की देर रात पति से फोन पर हुए विवाद के बाद विवाहिता उषा देवी उम्र लगभग 38 वर्ष ने कुएं में कूदकर जान दे दी। घटना से स्वजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उषा देवी की शादी खानापुर निवासी कमलेश यादव के साथ वर्ष 2006 में हुई थी। पति कमलेश मुंबई में काम करते हैं। स्वजन के अनुसार रात में महिला का पति के साथ फोन पर बातचीत के दौरान विवाद हुआ। इससे आक्रोशित होकर कुएं में कूद गई। मृतका के पुत्र मनीष ने घटना की जानकारी सुरियावा पुलिस को दी। थानाध्यक्ष भुवनेश्वर पांडे मैं फोर्स पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकाला। बताया कि कोई तहरीर नहीं मिली है। मामले की छानबीन की जा रही है। सुलह समझौते से निपटाए गए 26,701 मामले। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को आयोजित मेगा लोक अदालत में कुल 26,701 मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। आपराधिक मामलों के निस्तारण में कुल 10,53,125 रुपए अर्थदंड वसूला गया, तो वहीं मोटर दुर्घटना के मामलों में 33,90,000 रुपए प्रतिकर दिलाया गया। बैंक लोन के मामलों का प्री लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण कर 3,72,98,000 रुपए की लोन रिकवरी की गई। सक्सेशन के मामले में 1,67,66,554 रुपए का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। दीवानी न्यायालय परिसर में जिला जज विजेंद्र कुमार सहतल ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। उनके द्वारा 7 मामलों का निस्तारण भी किया गया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय वाणी रंजन अग्रवाल ने 40 वैवाहिक मामले निस्तारित किए। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शैलेश तिवारी ने 13 मामलों का निस्तारण किया। इसी तरह अपर जिला जज प्रथम प्रकाश नाथ श्रीवास्तव ने 29 मामले, अपर जिला जज द्वितीय आनंद प्रकाश ने 23 मामले, अपर सत्र न्यायाधीश FTC प्रथम मधु डोंगरा ने 4 मामले, अपर जिला जज FTC द्वितीय आलोक कुमार ने 1 मामला निस्तारित किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सबीहा खातून ने 2326 मामले, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रेवा ने 235, सिविल जज CD आरिफ अहमद अंसारी ने 18 मामलों का निस्तारण किया। इसी तरह अन्य न्यायिक अधिकारियों ने मामले निस्तारित किए। बैंक लोन के कुल 696 मामले प्री लिटिगेशन के आधार पर निस्तारित किए गए। 150 भट्टों पर 50 लाख रुपए की रॉयल्टी बकाया। ईंट पथाई का नया सत्र शुरू हुए करीब 2 महीने से अधिक का समय हो गया, लेकिन भट्टा संचालक विनिमय शुल्क रॉयल्टी नहीं जमा कर रहे हैं। इसको लेकर खनन विभाग ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। चेतावनी दी है कि जल्द ही शुल्क नहीं जमा हुआ तो भट्टों को सूचीबद्ध कर बंद कराया जाएगा। जिले में कुल 169 ईंट भट्टा संचालित हैं। संचालकों को प्रत्येक वर्ष गाइडलाइन का पालन करते हुए विनिमय शुल्क जमा करना होता है। इसके अलावा प्रदूषण से जुड़ा प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। उसके बाद जिला पंचायत विभाग लाइसेंस का नवीनीकरण करता है, लेकिन 2021-22 के सत्र में अभी तक एक भी भट्टे का नवीनीकरण नहीं हो सका है। 150 ईंट भट्टा संचालकों ने 50 लाख से अधिक का शुल्क नहीं जमा किया है। शासन की सख्त हिदायत का भी असर नहीं दिख रहा है। खनन विभाग ऐसे भट्टों के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाएगा। जिला पंचायत के रेवेन्यू इंस्पेक्टर रमेश यादव ने बताया कि 169 भट्टों में 19 करीब बंद हो चुके हैं। 150 भट्टों ने नवीनीकरण नहीं कराया है। रॉयल्टी और प्रदूषण प्रमाण पत्र देने के बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण होगा। 5 BLO पर दर्ज होगा मुकदमा, 12 को नोटिस। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में
सहयोग न करने और नोडल के साथ नकारात्मक रवैया अपनाने के आरोप में सदर तहसील प्रशासन ने शुक्रवार को 5 बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही 12 को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। उप जिलाधिकारी निर्वाचन रजिस्ट्रार प्रियंका प्रियदर्शनी ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम गत नवंबर से शुरू कराकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पूरा कराने के लिए बीएलओ सुपरवाइजर नोडल की तैनाती की गई है। पुनरीक्षण कार्यक्रम में असहयोगात्मक रुख अपनाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अनंती देवी बूथ भाग संख्या 306 प्राथमिक विद्यालय धनापुर, सुशीला मौर्य बूथ संख्या 234 प्राथमिक विद्यालय मेलोना, सहायक अध्यापक सुरेश चंद पांडे बूथ भाग संख्या 104 प्राथमिक विद्यालय बलीपुर, मोहनलाल बूथ संख्या 123 प्राथमिक विद्यालय पूरे विश्वनाथ, गीता पाल बूथ संख्या 276 माता सेवक माध्यमिक विद्यालय बैरीबीसा ने प्रपत्रों को प्राप्त करने के बाद भी जमा नहीं किया है। उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज को निर्देशित किया गया है। वहीं बूथों पर अनुपस्थित रहने के आरोप में रोजगार सेवक नागेश कुमार शुक्ला, शिक्षा मित्र संतोष कुमार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सुधा देवी, सहायक अध्यापक गीता पाल, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मीनू गुप्ता, मधु श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक उमाशंकर केसरवानी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री चंदा देवी, रोजगार सेवक महेश मौर्य, सहायक अध्यापक अंजू देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री गीता देवी, अनुदेशक राजेश कुमार बिंद के खिलाफ संबंधित विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई की संस्तुति की गई है। लापरवाही में एक सचिव निलंबित, 17 का वेतन रोका। शासन की सख्ती के बाद भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की खराब प्रगति को लेकर डीएम आरेका अखौरी सख्त हो गई है। सभी 6 ब्लॉकों में खराब कार्य करने वाले 17 सचिवों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है, जबकि भदोही के सचिव उदल को निलंबित किया गया है। इससे विभागीय अधिकारियों में खलबली मच गई है। छत विहीन परिवारों को छत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को चला रही है। इस योजना के तहत 3 किस्तों में लाभार्थी को करीब 1,20,000 रुपए दिया जाता है। जिले में अब तक 15,000 से अधिक ग्रामीण आवास का आवंटन किया गया है, लेकिन 50% भी पूर्ण नहीं हो सका है, जिससे 2 से 3 साल पहले से पक्के छत की आस लगाए लोगों को तिरपाल और छप्पर में रहना पड़ता है। शासन के निर्देश पर डीएम आरेका अखौरी ने पूर्व की बैठकों में आवास के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया था, लेकिन सचिव और ग्राम प्रधानों की मनमानी से स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। ब्लॉक स्तर से आई रिपोर्ट के आधार पर ज्ञानपुर, भदोही, डीग, अबोली, सुरियावा और औराई ब्लॉक 3-3 सचिवों को चिन्हित किया गया है। सबसे खराब हालत होने पर भदोही के सचिव उदल को निलंबित किया गया, जबकि 17 सचिवों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोका गया है। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि सभी सचिवों को विभागीय कार्रवाई के लिए डीपीआरओ को निर्देशित किया गया है। सामूहिक विवाह में एक दूजे के हुए 229 जोड़े। विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 229 जोड़ों की धार्मिक रीति रिवाज से शादी कराई गई। इनमें 225 हिंदू और 4 मुस्लिम गरीब बेटियां वैवाहिक बंधन में बंधी। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। विदाई में उपहार भी दिए गए। सामूहिक विवाह का शुभारंभ सांसद रमेश चंद बिंद, जिला पंचायत अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, दीनानाथ भास्कर, डीएम आरेका अखौरी और सीडीओ भानु प्रताप सिंह ने विधि विधान पूर्वक किया। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपए दिए जाते हैं। इनमें कन्या को 35,000 रुपए दिए जाते हैं। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव, अजय कुमार सिंह, बालेशधर द्विवेदी आदि मौजूद रहे। 2022 में 25 से 28 मार्च तक नई दिल्ली में होगा इंडिया कारपेट एक्सपो। कालीन उद्योग पर पिछले 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण का व्यापक रूप से असर पड़ा है। वर्ष 2020 और 2021 के चारों कारपेट एक्सपो नहीं हो सके। अब जबकि कालीन निर्यातक संवर्धन परिषद CEPC ने मार्च 2022 में इंडिया कारपेट एक्सपो की तिथियां घोषित कर दी हैं, तो कोविड की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन को लेकर कालीन उद्यमी सहम गए हैं। लोगों का कहना है कि जब तक यूरोप और अमेरिकी कालीन खरीदार एक्सपो में भाग लेने की स्थिति में नहीं होंगे, तब तक एक्सपो की सफलता पर संशय के बादल मंडराते रहेंगे। भारत में प्रत्येक वर्ष मार्च में नई दिल्ली और अक्टूबर में वाराणसी में इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन होता है। निर्यातकों का कहना है कि एक एक्सपो से 400 से
500 करोड़ का व्यवसाय होता है, लेकिन वर्ष 2020 के दोनों एक्सपो और वर्ष 2021 के दोनों एक्सपो कोरोना की भेंट चढ़ गए। यही नहीं, जर्मनी में प्रत्येक वर्ष होने वाले टोमोटेक्स भी पिछले 2 बार से रद्द करना पड़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद हालात कुछ अनुकूल होने पर CEPC ने अगले वर्ष 25 से 28 मार्च को नई दिल्ली के इंडिया कारपेट एक्सपो की तारीखें घोषित कर दी, लेकिन तिथि घोषित होते ही ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए कालीन उद्यमी सहम गए हैं। लोगों का कहना है कि कालीन उद्योग पर कई तरफ से मार पड़ रही है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। CEPC के चेयरमैन उमर हामिद का कहना है कि इंडिया कारपेट एक्सपो अगले साल मार्च के अंत में होना है। अभी इसमें काफी समय है, लोग अपनी तैयारियां करें। पूरी उम्मीद है कि हालात अनुकूल रहेंगे और फेयर होगा। हम लोग यूरोप और अमेरिका पर नजर बनाए हुए हैं, आगे की स्थिति और बेहतर होगी। 18,000 छात्र छात्राओं को मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन। स्नातक परास्नातक की पढ़ाई संग तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर 18,000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। इसमें स्नातक और परास्नातक की कक्षाओं में पढ़ने वाले 10,000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और 8,000 को टैबलेट मिलेगा। इसके लिए फीडिंग का काम तेज हो गया है। शासन की ओर से स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना से छात्र छात्राओं के जल्द ही लाभान्वित होने की उम्मीद जताई जा रही है। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं संघ कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित युवाओं की सूची फाइनल कर ली गई है। इसको लेकर महाविद्यालयों में हलचल बढ़ गई है। छात्र छात्राओं की भागदौड़ तेज हो गई है। योजना से जनपद भदोही में करीब 18,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए तहसीलों में स्टोर बनाए जाएंगे। इसके लिए तहसीलदारों को स्टोर कक्ष आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं। कमरों की साफ सफाई के साथ ही खिड़की दरवाजे ठीक कराने की जिम्मेदारी संबंधित तहसीलों की होगी। योजना के तहत जिले में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय भदोही, केशव प्रसाद मिश्र महिला महाविद्यालय औराई संघ अन्य महाविद्यालयों में पंजीकृत 10,000 और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में पंजीकृत 8,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय के प्राचार्य और नोडल अधिकारी डॉक्टर मुरलीधर रामगुप्ता ने बताया कि फीडिंग कराई जा रही है। अभी फाइनल सूची तैयार नहीं हो सकी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि योजना के तहत 18,000 से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा सकते हैं। जियो लोकेशन में 88 स्कूलों में गड़बड़ी, कसेगा शिकंजा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा के केंद्र निर्धारण की कोशिशें तेज हो गई हैं। उधर केंद्र बनाने के लिए स्कूलों ने भी गलत जानकारी दे दी है। जिले के 183 माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में 88 स्कूलों के जियो लोकेशन गलत मिले हैं। 16 सदस्यीय टीम की जांच में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। फरवरी मार्च में संभावित बोर्ड परीक्षा की तैयारी अक्टूबर से शुरू हो जाती है। केंद्र निर्धारण के लिए स्कूलों में शौचालय, पेयजल, CCTV कैमरों संग अन्य भौतिक संसाधनों की जांच की जाती है। सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने वाले विद्यालय ही केंद्र बनाए जाते हैं। इसके लिए ऑनलाइन जियो लोकेशन तय की जाती है। 33 राजकीय, वित्त विहीन और वित्त पोषित सहित कुल 183 माध्यमिक और इंटर कॉलेज को केंद्र निर्धारण के लिए भौतिक संसाधन की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करने के साथ ही जियो लोकेशन को भी तय करना था। इसमें बड़ी संख्या में कॉलेजों ने मनमानी की। DM आरेका अखौरी के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 3 नोडल अधिकारियों की निगरानी में 16 सदस्यीय टीम को जियो लोकेशन की जांच सौंपी। टीम ने जांच की तो 88 स्कूलों की ओर से तय की गई लोकेशन में काफी खामियां पाई गई, जिसको लेकर विभाग सख्त हो गया है। DIOS नंदलाल गुप्ता का कहना है कि जिन स्कूलों में जियो लोकेशन सही नहीं मिली है उसे सही कराया जाएगा। जहां संसाधन आदि सुविधाएं नहीं है उन्हें केंद्र नहीं बनाया जाएगा। DIOS नंदलाल गुप्ता का कहना है कि केंद्र निर्धारण के लिए 88 स्कूलों की जियो लोकेशन सही नहीं मिली है। 14 दिसंबर तक तीनों तहसीलों के नोडल अधिकारी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसी के आधार पर स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।